हेलो नमस्कार, मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मतलब सौरमंडल में हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखती है, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फुल मून, जबकि पूरा चांद दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब फुल मून दिखता है तो फुल मून ऑल्सो नोन एज पूर्णिमा। तो आप लोगों ने सुना होगा पूर्णिमा। तो पूर्णिमा बेसिकली कुछ नहीं होता, उस दिन जो चांद होता है वो पूरा फुल दिखाई देता है, उसी दिन को हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि न्यू मून मतलब नया मून क्या होता है। तो उस दिन क्या होता है कि ऑल्सो नोन एज अमावस्या। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, जो चांद होता है वो बिल्कुल नया होता है, उसी दिन को हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। ये दोनों हिंदी का वर्ड है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो कि हमारे सोलर सिस्टम में घूमती रहती हैं या फिर स्थिर रहती हैं। तो हम लोग समझेंगे सेलेस्टियल बॉडी, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अर्थ होता है, मून होता है, या फिर स्टार्स हो गए, या फिर और भी जो बॉडीज़ हैं जो कि रात के समय आकाश में चमकते हैं, उन्हें ही हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। जैसे कि चांद हो गए, तारे हो गए, या फिर सन हो गए, वो चमकते ही रहते हैं रात या दिन में, उन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार। स्टार क्या होता है, तो स्टार में क्या होता है बेसिकली, ये सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। मतलब जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वो कुछ क्या होती है, बहुत बड़ी होती है और बहुत हॉट होती है, अर्थात बहुत गर्म होती हैं। और क्या होती है, ये मेड अप ऑफ गैसेस, मतलब ये गैसेस से बनी होती है। बहुत सारे गैस से मिलकर जो स्टार्स होते हैं वो मिलकर बने होते हैं बहुत सारे गैसेस से। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से सन, इन दोनों गैसों से मिलकर सन बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ऑन हीट एंड लाइट। मतलब इनका अपना खुद का मतलब ऊष्मा होती है, अर्थात हीट होती है, और इनका लाइट यानी कि प्रकाश। इनका अपना ऊष्मा और इनका अपना प्रकाश होता है, इन्हें किसी दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आप एग्जांपल में सन की देख सकते हैं, सन का अपना हीट है और अपना लाइट है सन का। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जांपल में सन इज ए स्टार। मतलब इतना हम लोग ने देखा, उसके बाद आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सन स्टार है। इसमें भी एग्जांपल में बता रहा है कि सन इज ए स्टार। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉन्स्टलेशन क्या होता है। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है नक्षत्र तारा। आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा नक्षत्र तारा, तो उसी को हम लोग कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। मतलब जो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप होता है वो क्या करते हैं कि मतलब कि पैटर्न बनाते हैं। जैसे कि एक स्टार यहाँ पे हो गए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे करके एक पैटर्न बनाते हैं, उसे हम लोग कॉन्स्टलेशन या नक्षत्र तारा कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं उर्सा मेजर या बिग बियर, इन दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। हम लोग हिंदी में सप्तऋषि मतलब सप्तऋषि तारा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जैसे कि ये दर्शाता है कि हम लोग इतिहास मतलब कि पीछे की तरफ ले जाता है। ये आप समझ सकते हैं, उसका फिगर है, एक स्टार यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या जोड़िएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मतलब 7 स्टार है सप्तऋषि। तो उसमें क्या होता है कि सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब सेज मतलब संत। तो सेज मतलब होता है संत। तो इसमें 7 संतों को दर्शाया गया है सप्तऋषि में। क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ये क्या है कि 7 जो स्टार्स हैं यानी 7 तारों के साथ मिलकर एक मतलब पैटर्न बनाता है, उसे उर्सा मेजर का ही एक यह पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पोल स्टार क्या होता है। पोल स्टार या फिर उसे नॉर्थ स्टार के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा तो आपने नाम सुना ही होगा। इसमें क्या होता है, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो ध्रुव तारा होता है या फिर नॉर्थ स्टार, वो नॉर्थ दिशा की ओर दर्शाता है, जो ध्रुव तारा होता है। इसमें क्या होता है, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन। वो क्या होता है कि अपना पोजीशन चेंज नहीं होता है, वो हमेशा अपने ही पोजीशन पर बना रहता था, तो स्थिर रहता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि प्लैनेट अर्थ हो गए, मार्स हो गए, मरकरी हो गए, ये सभी प्लैनेट है, जुपिटर हो गए। तो समझते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट
have their own heat and light. They are lit by the light of other stars. Such bodies are called planet. मतलब इसमें क्या होता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके पास अपना हीट और लाइट अपना नहीं होता, मतलब उनके पास ना ही अपनी ऊष्मा होती है और ना ही उनके पास अपना प्रकाश होता है। वो क्या होते हैं कि दूसरों के माध्यम से वो ज्योतिमय होते हैं, अर्थात लीट होता है। लीट का हिंदी होता है ज्योतिमय, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसे ही हम लोग जो दूसरों की सहायता से कि ज्योतिमय हो, उनके पास अपना हीट या लाइट ना हो, उसे ही हम लोग प्लैनेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अर्थ हो गया, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ये जो वर्ड है प्लैनेट, वो आया कहाँ से। जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, प्लानेटिया से। ये जो प्लैनेट वर्ड है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटिया। प्लानेटिया एक ग्रीक का वर्ड है, वहीं से प्लैनेट आया है। इसका विच मीन्स इसका मतलब होता है वंडर्स, मतलब कि ये मतलब कि ये पथिक या फिर यात्री। इन वंडर्स का मतलब होता है पथिक या फिर यात्री। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सोन इन रोमन माइथोलॉजी द सन गॉड, मतलब कि जो रोमन के क्या कह सकते हैं, जो रोमन के पहले के प्राचीन के लोग थे या फिर उनकी किताबें थी, तो उसमें यह बताया गया है कि जो सन है वो भगवान है। ऐसे भी अभी भी हम लोग सन को ही भगवान या देवता मानते हैं, तो वो रोमन के माइथोलॉजी में बताया गया है। नेक्स्ट होता है सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन, जहाँ सोलर आया वहाँ पे आप समझिएगा कि वहाँ पे सन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। नेक्स्ट द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। जो सन की जो फैमिली है उसे ही हम लोग सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ये हम लोग फिगर के माध्यम से कुछ समझते हैं, जो कि फिगर में मेनली क्या दर्शाया गया है। सो वन ऑर्बिट अराउंड द सन, जो सन का वन ऑर्बिट है वही सारे प्लैनेट या फिर ग्रहों के माध्यम से दर्शाया गया है सन का एक ऑर्बिट। तो हम लोग समझते हैं ये हो गया सन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा सन हो गया। अब इसको जो ग्रह है वो उसके चक्कर लगाने हैं, इसको हम लोग सीरियल वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मार्स, जो कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है मार्स। तो मार्स बोल रहे हैं, मरकरी। जो सन का सबसे करीबी ग्रह है वो है मरकरी। तो इसमें क्या होता है, मरकरी सूरज का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है एक राउंड। मरकरी जो है वो एक राउंड सन का लगाने में वो 88 दिन लेता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेनस। वेनस जो है वो सन का एक राउंड लगाने में 225 दिन लेता है। जितनी जितनी जल्दी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही ये जो चक्कर लगाने का जो डे है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। हम लोग समझते हैं अर्थ का। तो जो अर्थ है उसका 365 दिन, इसका तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप लोग ये पहले से जानते हैं कि जो अर्थ है वो सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन अर्थात एक साल लगा देता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मार्स का। तो मार्स है जो 687 दिन में सन का एक चक्कर लगाता है, मतलब कि वो पृथ्वी का दोगुना लगभग हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जुपिटर। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो देख सकते हैं वो सूरज से ज़्यादा दूरी पर भी है। तो ये सूरज का एक चक्कर लगाने में 11 साल 11 मंथ लगाता है, लगभग 12 साल हम इसे मान सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सैटर्न। जो सैटर्न है वो सन का एक चक्कर लगाने में 29 साल 1 महीना, लगभग 29 साल लगाता है। मतलब कि अगर सैटर्न पे आप हैं तो उसको अगर सन के एक राउंड लगाने में आपको 29 साल लग जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यूरेनस। यूरेनस है, देख सकते हैं ये सन से काफ़ी दूर है, तो इसको काफ़ी दूर है, इसके वजह से ये जो सन का एक चक्कर लगाएगा उसका मतलब कि टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए ये यूरेनस सन का एक चक्कर लगाता है 84 साल में। आप लोग समझ सकते हैं 84 साल बहुत ज़्यादा दिन होता है, तो 84 साल में यूरेनस सन का एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेपच्यून, जो कि सबसे लास्ट में और सबसे दूर है। नेपच्यून है वो सन का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगा देता है, मतलब 165 ईयर में वो अपना एक चक्कर सन का कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इनर प्लैनेट कौन है और आउटर प्लैनेट कौन है। तो इनर प्लैनेट में हो जाएंगे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये जो आगे के 4 ग्रह हैं वो इनर प्लैनेट में आ जाएंगे, और जो बाद के 4 ग्रह हैं
वो आउटर प्लैनेट में आ जाएंगे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, मतलब सन से जो यहाँ पे जो प्लैनेट है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मरकरी। मरकरी की जो सन से दूरी है वो है 63 मिलियन किलोमीटर, 63 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट हम समझते हैं वेनस। वेनस का है 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो 108 मिलियन किलोमीटर वेनस की दूरी है सन से। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अपना पृथ्वी अर्थात अर्थ का। तो अर्थ का 152 मिलियन किलोमीटर है सन से दूरी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मार्स का। तो मार्स का है 251 मिलियन किलोमीटर दूरी सन से। मतलब कि आप सन पे हैं और मार्स पे जाना चाहते हैं तो आपको 251 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल करना होगा, उसके बाद आप मतलब कि मार्स पे जा पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है और दूर भी है, इसकी वजह से इसकी दूरी ज़्यादा रहेगी। तो इसकी दूरी है 754 मिलियन किलोमीटर, 754 मिलियन किलोमीटर है। और उसके बाद है सैटर्न। तो सैटर्न की जो दूरी है वो 1487 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यूरेनस का। तो यूरेनस का 2.95 बिलियन किलोमीटर, 2.95 बिलियन किलोमीटर एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि हम लगभग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो उतना ये सन से दूर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेपच्यून। तो जो नेपच्यून है उसकी सन से दूरी है 4.47 बिलियन किलोमीटर। ये सबसे लास्ट है और सबसे दूर है, इसलिए इसकी जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, 4.747 बिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्लैनेट और वन, मतलब वो अपने एक्सिस पे कितना देर में घूम पाता है। मतलब कि अपना एक्सिस है, एक राउंड लगा लिए, मतलब अपने एक्सिस का, जैसे कि पृथ्वी का एक दिन से रात फिर सुबह, वो एक एक्सिस कहलाता है। मतलब एक दिन बराबर एक एक्सिस, वो एक एक्सिस लगाने में कितना टाइम लगता है और उनके पास सैटेलाइट कितने हैं, अर्थात मून कितने हैं सारे ग्रहों के पास। तो हम लोग सीरीज वाइज देखते हैं। तो मरकरी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मरकरी, जो कि 59 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है और उसके मरकरी के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है अपना, मतलब एक भी मून नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेनस। जो वेनस है वो 243 दिन में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। और समझ सकते हैं 200 कितना वो धीरे धीरे घूम रहा होगा कि अपना एक चक्कर में 243 दिन लगा देता है। उसके पास भी सेम चीज़ है, उसके पास भी एक भी मून नहीं है वहाँ पे, मून मतलब सैटेलाइट एक भी नहीं है। नेक्स्ट हमें समझते हैं अर्थ, अपना पृथ्वी के बारे में। वो उसका तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना एक चक्कर लगाने में एक दिन लगाता है और उसके पास एक ही सैटेलाइट है, जो कि है मून अर्थात चांद। ठीक। नेक्स्ट हम समझते हैं मार्स। तो मार्स है जो वो भी अपना एक चक्कर एक ही दिन में लगाता है और उसके पास जो सैटेलाइट है अर्थात मून है, तो वो मतलब पृथ्वी से एक ज़्यादा है, अर्थात पृथ्वी के पास एक है तो उसके पास दो है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जुपिटर। जुपिटर जो कि बहुत कम समय में ही अपना एक चक्कर लगा लेता है, हालांकि वो बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी वो बहुत कम समय में अपना एक चक्कर लगा लेता है, जो कि 9 आवर 52 मिनट में, मतलब 9 घंटा 52 मिनट में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और उसके बाद 79 उसके पास सैटेलाइट अर्थात मून है। 79 एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जो कि आप समझ सकते हैं। उसके पास 79 सैटेलाइट है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सैटर्न। सैटर्न जो कि 10 घंटा 40 मिनट का अपने एक्सिस पे घूम जाता है 10 घंटा 40 मिनट में, जो कि उसके पास सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा उसके पास सैटेलाइट है, अर्थात 82 सैटेलाइट उसके पास है। 82 मतलब आप समझ सकते हैं कि आप पृथ्वी हैं, अगर आपकी चारों ओर देखें तो हमारे पास तो एक ही है, अगर आप सैटर्न पे हैं तो आप देखेंगे 82 मतलब मून आपको दिखाई देंगे वहाँ से, वो बहुत अच्छा नज़ारा होगा। तो वहाँ पे 82 सैटेलाइट है उसका। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यूरेनस। यूरेनस अपना एक एक्सिस पे घूमने का 17 घंटा 14 मिनट लगाता है, अपने एक एक्सिस को कंप्लीट करने में 17 घंटा 14 मिनट। उसके पास मतलब 27 सैटेलाइट है, मतलब 27 मून है यूरेनस में। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेपच्यून। नेपच्यून के पास कितने सैटेलाइट हैं? नेपच्यून के पास 14 सैटेलाइट है और वो अपना एक्सिस पे घूमने में 16 घंटा 7 मिनट में अपना एक राउंड पूरा कर लेता है अपने एक्सिस पर। नेक्स्ट हम समझते हैं वेनस के बारे में कुछ
मतलब कि बातें जो की है, वेनस इज ए कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। मतलब इसमें बताया गया है कि जो वेनस होता है वो अर्थ का ही ट्विन माना जाता है, मतलब कि अर्थ का ही जुड़वा माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि जो वेनस का शेप हो गया या फिर साइज हो गया तो बिल्कुल अर्थ से ही मिलता जुलता है। आइए नेक्स्ट हम समझते हैं। टिल अगस्त 2006 प्लूटो आर ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन डिसाइड प्लूटो लाइक अदर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या था कि 2006 तक प्लूटो को एक प्लैनेट माना जाता था, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल मतलब वही इसका हिंदी होता है खगोलीय जो संघ था, उसने डिसाइड किया कि नहीं, आप प्लूटो उसको एक अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट का मतलब कि डिसाइड कर दिया कि प्लूटो एक अदर कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब जो पृथ्वी है वो पृथ्वी की सन क्या था, सूर्य की तीसरी सबसे नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी सन की सबसे तीसरी नज़दीकी ग्रह है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इनसाइड इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। मतलब कि साइज के अनुसार जो पृथ्वी है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला है जुपिटर, नेक्स्ट दूसरा है सैटर्न, तीसरा है ये हमने समझा था, तीसरा है यूरेनस और चौथा है नेपच्यून और पांचवा हमारा पृथ्वी अर्थात अर्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जियोड क्या होता है। तो जियोड होता है अर्थ लाइक शेप। मतलब जियोड उसे आप कह सकते हैं जिसका शेप की अर्थ की समान है, उसे हम लोग जियोड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। मतलब जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन को तो रिवॉल्व करते हैं और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट वो गोल नहीं होता है, इस प्रकार का होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में अंडा होता है ना, अंडा उसके समान का हो सकता है एग, उसके समान का इलिप्टिकल ऑर्बिट लगभग होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये हमने अभी बताया कि जो जुपिटर है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। मतलब जो जुपिटर का जो सरफेस है वो हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन से मिलकर बना है। हमने समझा था हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर सन बना है, बस इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें मीथेन ऐड हो जाएगा तो जुपिटर बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड रिंग। जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस होते हैं ये ग्रह, इनके मतलब कि बाहर एक रिंग होता है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि हम हो गया जैसे हमारे पास एक बेल्ट होता है ना, बेल्ट, वैसे ही जो ये ग्रह हैं उनके पास एक रिंग होता है जिसे हम लोग बेल्ट बोल सकते हैं, स्मॉल बेल्ट होता है। नेक्स्ट सैटर्न जो होता है, सैटर्न के पास 3 बेल्ट होता है, मतलब कि एक ऊपर में हो गया फिर नीचे, तो सैटर्न के पास 3 बेल्ट होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं द मून के बारे में समझते हैं। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज मून। हम लोग तो ये जानते हैं कि अर्थ के पास बस एक ही सैटेलाइट है, वो हमारा मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ। मतलब जो मून है इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। नेक्स्ट देखते हैं इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। मतलब जो ये मून है हमारे से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय करें फिर जाकर हम लोग मून पे पहुंच पाएंगे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन द अबाउट 27 डेज। मतलब जो मून है वो अर्थ का 27 दिन में एक राउंड लगा लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब वो अर्थ के उतना ही मतलब कि सेम टाइम लेता है अपने एक मतलब कि एक चक्कर लगाने में, वो सेम टाइम लेता है। नेक्स्ट देखते हैं एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। आपने कभी भी देखा होगा मून का एक ही साइड देखा होगा, मतलब कि एक ही साइड से मून दिख रहा है, ये पीछे वाला आप उसका भाग कभी देखे नहीं होंगे,
क्योंकि वो उसका जो स्पीड है वो समान चलता रहता है। जैसे कि हमने देखा द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, मतलब वो अर्थ का एक चक्कर 27 दिन में लगा देता है और वो खुद भी घूमता है, तो इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब वो जितना समय में घूमता है उतना ही समय वो अपना एक एक्सिस घूमने में लेता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं द मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ। जो मून है वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ रह पाए, मतलब कि वहाँ पे संसाधन वगैरह नहीं है, हवाएं नहीं है, पानी नहीं है, ताकि हम वहाँ पे जाके रह सकें, ऐसे वहाँ पे सुविधा अभी तक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट हैज़ माउंटेन्स प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन द इट्स सरफेस। उसके सरफेस में कभी कभी आपने फ़ोटो में देखा होगा बड़े बड़े चट्टान है या फिर प्लेन है, डिप्रेशन सरफेस है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉयड्स अपार्ट फ्रॉम द सरफेस स्टार्स प्लैनेट एंड सैटेलाइट देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये क्या होता है, स्टार्स या प्लैनेट या सैटेलाइट का ही एक पार्ट होते हैं, टीनी बॉडीज बोल सकते हैं, जो कि सन के अराउंड में घूमते रहते हैं। उन्हें हम लोग दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, उसे हम लोग एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दे फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब ये पाए कहा जाते हैं, तो ये मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया। मार्स और जुपिटर इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेट्रॉयड्स क्या होते हैं, यानी उल्का पिंड क्या होते हैं। अपने नाम बहुत सुना होगा उल्का पिंड, जैसे कि कभी कभी न्यूज़ में आता है, मतलब कि ये उल्का पिंड गिरने वाला है, वह ऐसे वैज्ञानिकों द्वारा उसे टाल दिया जाता है उस घटना को। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा उल्का पिंड का नाम। तो क्या होता है, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड्स। मतलब वो एक समझ सकते हैं कि पत्थर का एक टुकड़ा होता है जो कि सन को ही अराउंड में घूमता रहता है, मतलब सन का ही चक्कर लगाते रहता है मेट्रॉयड्स, उल्का पिंड। क्या कभी कभी क्या होता है कि जो मेट्रॉयड्स या उल्का पिंड होते हैं वो पृथ्वी के एकदम करीब आ जाते हैं। करीब आ जाते हैं तो उसको क्या होता है कि वो कभी कभी पृथ्वी के ऊपर गिरने लगते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं, और उसमें बहुत स्पीड से वो चलते हैं, और उसमें मतलब कि हीट भी रहता है, तो वो आके हवा से फ्रिक्शन करके और यहाँ पे क्षति पहुँचाते हैं। मतलब कि हमारे अर्थ पे कभी कभी आपने सुना होगा उल्का पिंड गिर गया तो यहाँ पे मतलब लोग उससे काफ़ी घायल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट। इससे क्या होता है कि लाइट का एक फ्लैश का कारण बनता है। जैसे कि मोबाइल से आप फ्लैश मारते हैं तो देखते नहीं ऐसे प्रकाश निकलता है, वैसे ही होता है। एस्ट्रॉयड जब आता है तो एक प्रकाश की भांति आता है। नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है कि जो एस्ट्रॉयड बोल दिए, मेट्रॉयड्स होगा। कभी कभी क्या होता है कि जो मेट्रॉयड्स होते हैं वो मतलब हवा के विदाउट कॉन्टैक्ट में ही आ जाते हैं, कम्प्लीटली वो जले हुए नहीं रहते हैं, वो मतलब कि बिना जले हुए ही आ जाते हैं हमारी अर्थ पे। तो क्या होता है कि वो खोखला कर देते हैं, मतलब कि वो हॉलो का निर्माण करते हैं ऑन द अर्थ पे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं गैलेक्सी क्या होती है। तो गैलेक्सी इज अ होल सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट। मतलब गैलेक्सी क्या होता है कि एक विशाल प्रणाली है, मतलब बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार, आप समझ सकते हैं बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड डस्ट, मतलब कि तारे, फिर से बादल, धूल, इन सब का बिलियंस ऑफ एक विशाल प्रणाली है गैलेक्सी। नेक्स्ट हमारा है मिल्की वे गैलेक्सी, आपने नाम सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी नेम्ड एट आकाशगंगा इन एंशिएंट इंडिया। मतलब जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो प्राचीन भारत में उसे हम लोग आकाश गंगा के नाम से जानते थे, अभी भी आकाश गंगा के ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यूनिवर्स क्या होता है। तो यूनिवर्स क्या होता है, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज मेक द यूनिवर्स। मतलब जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती हैं तो एक यूनिवर्स बनता है। कम से कम करोड़ों गैलेक्सी जब मिलती हैं तो एक यूनिवर्स बनता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ये, जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये हमारा यूनिवर्स हो गया। इस यूनिवर्स के अंदर करोड़ों गैलेक्सीज हैं, लेकिन हम एक ही गैलेक्सीज को लेंगे समझने के लिए, मिल्की वे गैलेक्सी। फिर नेक्स्ट मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जाएंगे तो हमारा आएगा सोलर सिस्टम।
नेक्स्ट सोलर सिस्टम के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे प्लानट हैं, मेट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, तो फिर उसी में आता है अर्थ। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जूलॉजी क्या होता है। तो स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज जूलॉजी, मतलब पृथ्वी का ही अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। इसके फादर थे जेम्स हटन, इसको ध्यान में रखिएगा, जूलॉजी के फादर थे जेम्स हटन। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का मेजरमेंट ही ज्योमेट्री कहलाता है। इसके जो ज्योमेट्री के फादर थे वो थे यूक्लिड। यूक्लिड बहुत बड़े मतलब कि गणितज्ञ रह चुके हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था उसका, यूक्लिड का एक्जियम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स वगैरह हमने देखा था। तो आज हमने देखा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर इसमें कुछ कमियां रह गई हो तो आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।